चलेगा। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके पास दो चीजों को एग्जैक्टली में इंटीग्रेटिवली जोड़कर बना है। एक आपके पास स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा आता है और दूसरा आपके पास ब्रेन का हिस्सा आता है। तो ब्रेन हमारी जो है वो एक तरह की सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस है। सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस का मतलब ये हुआ मैक्सिमम जो आपकी बॉडी की हर एक ऑर्गन की वर्केबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि आपकी ब्रेन अच्छे से काम करेगी या नहीं करेगी। अब ये चाहे ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो, ये बेसिकली न्यूरल ट्यूब से आपके पास डेवलप करती है फ्रॉम द एक्टोडर्म, जब आपके पास गेस्टुलेशन की आपके पास स्टेजेस चलती हैं, जब आपका एम्ब्रियो बन रहा होता है। फिर से ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, गेस्टुलेशन की प्रोसेस। तो गेस्टुलेशन क्या होती है आपके पास में, गेस्ट्रुला की फॉर्मेशन एम्ब्रियो में। उस दौरान में जब एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब की आपके पास फॉर्मेशन होती है, तो उसी न्यूरल ट्यूब से आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लेटर ऑन आपके पास एज एन ऑर्गन अराइज होते हुए आपको दिखते हैं। अब क्या लिखता है जरा ध्यान देते हुए चलिएगा, क्या लिखता है, डेवलपमेंट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये न्यूरल ट्यूब से इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, जब बच्चा मां के पेट के अंदर ही होता है उस दौरान में ही आपके पास में एग्जैक्टली में ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो आपके पास बन जाती है। और क्या लिखता है, जो एंटीरियर पार्ट होता है न्यूरल ट्यूब का, आगे का हिस्सा न्यूरल ट्यूब का, उससे आपके पास ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। और जो टेल हिस्सा होता है उसको कहते हैं कॉर्डल पार्ट। तो टेल हिस्से से आपके पास में न्यूरल ट्यूब से आपके पास स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट होते हुए आपको दिखती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो हमें पता लग गया कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है, मीन में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों वहां से अराइज होता है, न्यूरल ट्यूब से अराइज होता है। तो न्यूरल ट्यूब के आगे वाले हिस्से से आपके पास ब्रेन की डेवलपमेंट होती है और पीछे वाले हिस्से से आपके पास में स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट हो रही होती है, जिसको आप एंटीरियर पोस्टीरियर या एंटीरियर एंड कॉर्डल पार्ट के नाम से हम जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली 80% आपका जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो 2 साल तक हो चुकी होती है। मीन बाय आफ्टर द पार्चुरेशन, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब तक ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द ब्रेन जो है वो डेवलप कर जाती है। और जो इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 99 to 100% जो आपका ब्रेन है, या और आपके पास पर्टिकुलरली जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो ऑलमोस्ट 4 to 6 ईयर के बीच में पूरी तरह से डेवलप कर जाती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट ब्रेन से पहले हो जाती है, दैट इज ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर जब आपकी एज होती है, उस दौरान में स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से डेवलप कर चुका होता है। और जो आपका ब्रेन है वो कंप्लीटली डेवलप ऑलमोस्ट 6, जब आप 6 साल के हो जाते हैं उस दौरान तक आपके पास एग्जैक्टली में बन चुका होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि बच्चा छोटा है तो वो इंटेलिजेंट नहीं होगा, ये एक बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मैंने अभी ये चीज पढ़ाई कि ब्रेन की कंप्लीट डेवलपमेंट आपके पास 6 साल के बच्चे में हो चुकी है। अब उससे अगर आप कंपेयर करिए 18 साल के आप बेसिकली अडल्ट से, चाहे आपके पास 30 साल के अडल्ट से, 30 साल के अडल्ट का ब्रेन जितना काम करता है उतना ही आपके पास ब्रेन एग्जैक्टली में 6 ईयर ओल्ड आपके पास चाइल्ड की भी काम कर रही होती है, क्योंकि 100% आपके पास ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो दोनों के अंदर आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है 6 साल के बाद में आपके पास ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हो वो उतना फंक्शन अच्छा ना कर पाए और आपके पास ब्रेन की एफिशिएंसी लेटर ऑन एजेस पर कम हो जाए, लेकिन 6 साल का बच्चे के अंदर आपके पास जो ब्रेन की एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमल पाई जाती है। ये ध्यान देते हुए चलिए, क्योंकि 100% ब्रेन जो है वो आपके पास अभी अभी डेवलप होकर आया हुआ है। अब एक और चीज के बारे में और ध्यान दीजिएगा, क्या लिखता है, ये जो ब्रेन है इस ब्रेन को दूसरे नाम से हम जानते हैं जो है आपके पास एनसेफेलॉन। ध्यान दीजिएगा, एनसेफेलॉन से ब्रेन का आपके पास दूसरा इंटीग्रेटेड नेम है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या लिखता है, ये जो ब्रेन है ये क्रेनियल बॉक्स में आपके पास सिचुएटेड है। कल हमने क्रेनियम की बोन्स के बारे में पढ़ा था, तो ध्यान दीजिएगा, क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स कहा जाता है बॉडी का, या क्रेनियल बॉक्स कहा जाता है बॉडी का। अब क्रेनियल बॉक्स या आपके पास में क्रेनियम जो है वो ब्रेन को आपके पास प्रोटेक्शन देने का काम करती है। और ये क्रेनियम आपके पास किन किन बोन से बनी हुई है वो हमने कल भी पढ़ा हुआ था, दैट इज फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन और ऑक्सीपिटल बोन, ये आपके पास वहां पर पाई जा रही थी। अडल्ट का जो आपके पास में ब्रेन होती है उसकी वेट आपके पास 1400 ग्राम्स है और फीमेल के अंदर आपके पास 1250 ग्राम्स होती है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है, कभी मिसनोमर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो पता नहीं लगता है, ठीक है। तो ब्रेन ऑलमोस्ट 1.4 kg की है आपके पास मेल अडल्ट के अंदर, और फीमेल अडल्ट के अंदर 1.25 kg की होती है। तो ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जरा ध्यान दें, ब्रेन के 3 हिस्से हैं, ठीक है जी।
ब्रेन के 3 हिस्सों के बारे में बात करें तो सबसे फ्रंट के ऊपर आती है दैट इज फोर ब्रेन, बीच वाले हिस्से का नाम है आपके पास मिड ब्रेन और सबसे पीछे वाले हिस्से का नाम है आपके पास हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब ध्यान दीजिएगा, फोर ब्रेन को प्रोसेंसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, फोर ब्रेन के भी लेटर ऑन आपके पास में 3 डिविजन्स पाई जाती हैं। क्या लिखा गया है? दैट इज राइनेंसेफेलॉन, सेकंड आपके पास टेलेंसेफेलॉन और आल्सो बीइंग टर्म्ड एज द सेरिब्रम, थर्ड आपके पास डायनसेफेलॉन और आल्सो बीइंग टर्म्ड एज द थैलेमेनसेफेलॉन। क्लियर हो गया जी? 3 हिस्से फोर ब्रेन के, राइनेंसेफेलॉन, टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। अब देखिएगा, राइनेंसेफेलॉन को ऑल्फैक्टरी लोब भी कहा जाता है, राइनेंसेफेलॉन को ऑल्फैक्टरी लोब कहा जाता है, टीलेंसेफेलॉन को सेरिब्रम के नाम से जानते हैं और आपके पास डायनसेफेलॉन को थैलेमेनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद आती है आपके मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के आपके पास 2 पार्ट आते हैं, एक का नाम है आपके पास ऑप्टिक लोब और दूसरे का नाम है आपके पास क्रूरा सेरिब्राई। ये भी क्लियर हो गया जी। उसके बाद हाइंड ब्रेन का हिस्सा आता है जो आपके पास पहला है दैट इज सेरिबेलम, जिसको मेटेंसेफेलॉन कहा जाता है। उसके बाद आती है पॉन्स वेरोलाई और थर्ड में आती है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा विच इज बीइंग टर्म्ड एज द माइलेंसेफेलॉन। ध्यान दीजिएगा, सारे वर्ड्स आपके पास में पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए कौन सा सिनोनिम वर्ड आप और भी यूज करते हैं। फिर से कर लीजिए ध्यान, ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोसेंसेफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को मीजेंसेफेलॉन कहते हैं, हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। फोर ब्रेन के 3 पार्ट है, राइनेंसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन के 2 पार्ट है, एक आपके पास ऑप्टिक लोब और दूसरा आपके पास क्रूरा सेरिब्राई। हाइंड ब्रेन के आपके पास 3 हिस्से हैं, एक आपके पास सेरिबेलम विच इज आल्सो बीइंग टर्म्ड एज मेटेंसेफेलॉन, सेकंड आपके पास पॉन्स वेरोलाई और थर्ड आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा विच इज आल्सो बीइंग टर्म्ड एज माइलेंसेफेलॉन। ये चीजें आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसमें ब्रेन और आपके पास वर्टिको स्पाइनल कॉर्ड आती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत भी इसी को होगी। तो आपकी बॉडी में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास नेचर ने 3 मेम्ब्रेन इस पर्टिकुलर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर लगा कर दी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय अ पर्टिकुलरली द कनेक्टिव टिश्यू, और वो कनेक्टिव टिश्यू जो आपके पास एग्जैक्टली में 3 मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट है, उन पर्टिकुलर मेम्ब्रेन्स को या उस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं मेनिंजेस। ध्यान दीजिएगा, तो मेनिंजेस या मीनेक्स, इसको पर्टिकुलरली प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 मेम्ब्रेनस जो कवरिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा, सबसे आउटर में लगी हुई है आपके पास ड्यूरामेटर, उसके बाद आती है इनसाइड में मिडल वाले पोर्शन के अंदर एरेक्नोइड और उसके बाद आती है आपके पास में पर्टिकुलरली दी पायामीटर। फिर से ध्यान दीजिए, 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग है, 3 कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग्स लगी हुई है। आउटर साइड को एक डबल मेम्ब्रेनस लेयर लगी हुई है जिसका नाम है ड्यूरामेटर, उसके बाद है एरेक्नोइड, उसके बाद है पायामीटर। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है जरा सा, देखिए ड्यूरामेटर को 2 आपके पास लेयर के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक एंडोस्टियल लेयर और एक मीनेंजियल लेयर। और आप एक जगह पर देखेंगे कि आपके पास एंडोस्टियल और मीनेंजियल लेयर के बीच में आपके पास स्पेसिंग ज्यादा हो गई है। इसको आप वीनस साइनेसिस कहते हैं। वर्ड क्या यूज करते हैं? वीनस साइनेसिस। और ये वीनस साइनेसिस जो होते हैं, इसके अंदर आपके पास वीनस ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप ड्यूरामेटर को इस वीनस साइनस के अलावा देखने की कोशिश करिएगा तो ये सारा का सारा जो पार्ट आता है ये ए वस्कुलर पार्ट है, लेकिन जहां पर वीनस साइनस का पार्ट आता है ये बहुत ज्यादा वस्कुलर पार्ट होती है। इसलिए कई जगह पर आप ये पढ़ेंगे कि एंडोस्टियल और मीनेंजियल लेयर जो होती है वो वस्कुलर होती है, लेकिन जो एग्जैक्टली में ड्यूरामेटर होती है वो आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास ए वस्कुलर टाइप की होती है। अब कई बार और बुक्स के अंदर थोड़ी सी डिफरेंशिएशन और कर दी हुई है, वो कैसे?
एंडोस्टियल लेयर को लिखा है ये टोटली एवस्कुलर होती है, और मेनिंजियल लेयर को लिखा हुआ है ये वस्कुलर होती है, क्योंकि इंटीग्रेटिवली मेनिंजियल लेयर जो वो इनसाइड की ओर को आती है, तो ये आपके पास प्रोटेक्शन नहीं देती है, कहीं ना कहीं इस एंडोस्टियल लेयर की सर्वाइवल के लिए इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती रहती है, लेकिन एंडोस्टियल लेयर की अपनी कोई ब्लड सप्लाई एज सच में नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ड्यूरामेटर जो डबल मेम्ब्रेनस आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है अराउंड द ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ये पर्टिकुलर वस्कुलर है या ए वस्कुलर है, तो आंसर आपको देना है दैट इज ये ए वस्कुलर टाइप की लेयर होती है। अब क्लियर हो गई जी ये भी चीज। अब जरा ध्यान दीजिएगा नंबर 2 के ऊपर, देखिएगा सेकेंड लेयर आती है आपके पास एरेक्नोइड। अब ध्यान दें कि आपका ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के बीच में आपके पास स्पेसिंग आ गई। अब इस स्पेस को क्या कहा जाता है, सब ड्यूरल स्पेस के नाम से अब इस पर्टिकुलर स्पेस को हम जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्या चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहां पर ये देखने की कोशिश करें कि एरेक्नोइड जो आपके पास लेयर है उसने आपके पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपके पास में टुवर्ड्स द ड्यूरामेटर आपको कर दी हुई है। ध्यान दीजिए फिर से क्या दिया हुआ है, एरेक्नोइड आपके पास में एक तरह से इनफोल्डेड या इन्वेजिनेटेड या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो टुवर्ड्स आपके पास ड्यूरामेटर जो है वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं एरेक्नोइड में। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको पूछी जाती है और मैंने बहुत बार देखा है कि इससे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखिए क्या लिखता है जरा सा, इन फ्रंट ऑफ द क्रेनियल वीनस साइनसेस it becomes folded, these folds are being termed as arachnoid villi। क्या लिखा जा रहा है, arachnoid villi। अब इन arachnoid villi का काम क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा जो एरेक्नोइड विलाइज होंगे वो एरेक्नोइड विलाइज आपके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसकी रीएब्जॉर्प्शन करेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस से और पोर करेंगे इनटू अ क्रेनियल वीनस साइनस। अब ध्यान दीजिए सब एरेक्नोइड स्पेस कहां है, जरा ध्यान दें, ये पायामेटर है और ये एरेक्नोइड है, इसके बीच में आपके पास स्पेस है, इसको सब एरेक्नोइड स्पेस कहते हैं। इसमें आपके पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पड़ा हुआ है जो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को शॉक से बचाने का काम करता है। अब देखिए यहां से पर्टिकुलर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की एब्जॉर्प्शन करने का काम ये एरेक्नोइड विलाई करती है और यहां से यहां तक क्रेनियल वीनस साइनसिस तक उस पर्टिकुलर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ले जाने का काम ये पर्टिकुलर एरेक्नोइड विलाई आपको करते हुए दिखाई पड़ती है। ये चीज आपने फिर से ध्यान देते हुए चलनी। उसके बाद में आती है आपके पास पायामेटर। तो पायामेटर आपके पास सबसे थिनेस्ट और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो आपके पास सबसे इनर मोस्ट पाई जाती है और ये सबसे ज्यादा हाईली वस्कुलर मेम्ब्रेन है जो आपके पास इस पर्टिकुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती है और ये ब्रेन के साथ और स्पाइनल कॉर्ड के साथ पूरी तरह से एक तरह से चिपकी हुई आपको पर्टिकुलर लेयर मिलती है। अब क्या बोला जाता है, जब आपके पास कई प्लेसेस के ऊपर जब पायामेटर और एरेक्नोइड जो है वो एक दूसरे के साथ में फ्यूज कर जाती है तो वहां पर आपके पास एक पर्टिकुलर चीज की फॉर्मेशन होती है जिसको हम लेप्टोमेनिंजिस के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए सभी जगह पर ऐसा नहीं होगा, कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर पायामेटर एरेक्नोइड लेयर के साथ में चिपक जाती है और वहां पर आप वर्ड यूज करते हैं दैट इज लेप्टोमेनिंजिस। अब ध्यान दीजिए क्या चीज लिख रहे हैं, पायामेटर जो होती है जो ब्रेन की आपके पास सल्काइज होती हैं उसके साथ में आपके पास मर्ज कर जाती है और उसके साथ पूरी तरह से अडहियरेंस शो करती है और जिन प्लेसेस के ऊपर आपके पास ये पायामेटर एज सच में ब्रेन के सल्कस के साथ में आपके पास कहीं ना कहीं मर्ज करती है तो वहां पर आपके पास एग्जैक्टली में उस पार्ट को कहा जाता है टीलेकोन्ड्रिया। क्या नाम वर्ड यूज किया, टीलोकोरोइडिया। वर्ड क्लियर कर लें फिर से, टीलेकोरोइडिया। अब आपके पास एग्जैक्टली में ये टीलेकोरोइडिया जो होते हैं ये आपके पास कोरोइड प्लेक्सिस की जो आपके पास वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में कहीं ना कहीं आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन कर देते हैं, ये आपके पास टीलेकोरोइडिया आपके पास कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए कई बुक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि पायामेटर जो है वो कोरोइड प्लेक्सिस आपके पास में फॉर्म करने में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प कर रहा है, कई आपके पास ब्रेन के हिस्से ऐसे हैं जहां पर आपके पास पायामेटर जो है वो ब्रेन के साथ पूरी तरह से एडहियर कर जाएगा और वहां पर टीलेकोरोइडिया नाम की आपके पास पर्टिकुलरली एक इसको कह लीजिए आपके पास पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन करेगा जो आपके पास कहीं ना कहीं लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर धीरे धीरे कर गुच्छों की फॉर्म में आपको दिखाई पड़ती है जिसको कोरोइड प्लेक्सिस कहा जाता है और ये कोरोइड प्लेक्सिस आपको एग्जैक्टली में
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन कर देते हैं और यही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर को वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के थ्रू आपके पास मूव करता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। तो ये चीज आपने ध्यान देते हुए चलनी है कि पायामेटर जो है वो सबसे इनर मोस्ट, ध्यान दीजिए, पायामेटर जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे थिनेस्ट लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, हाईली वस्कुलर लेयर है, ब्रेन के साथ में आपके पास एडियरेंस शो करती है। पायामेटर आपके पास पूरी ब्रेन से टोटली आपके पास एग्जैक्टली में ज्वाइनिंग शो नहीं करती है, कुछ एक पर्टिकुलर प्लेसेस पर ही ज्वाइनिंग शो करती है। उन प्लेसेस को आप एग्जैक्टली में लिखते हैं टीलेकोरोइडिया। आपके पास एग्जैक्टली में पायामेटर और एक्टिनोइड भी कुछ जगहों पर आपके पास फ्यूज करती है। जिन जगहों पर ये फ्यूज करती है उसको आप लेप्टोमेनिंजिस के नाम से जानते हैं। टीलेकोरोइडिया आपके पास कोरोइड प्लेक्सिस की फॉर्मेशन करते हैं जो आपको एग्जैक्टली में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन कर देते हैं और यही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है एज एन शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कहीं ना कहीं शॉक से बचाने का काम करता है। और यही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले वेंट्रिकल्स के थ्रू वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर जाता है। तो ये चीज आपने क्लियर कर रखनी है। उसके बाद सब ड्यूरल स्पेस की बात आई थी, तो सब ड्यूरल स्पेस आपके पास एरेक्नोइड और आपके ड्यूरामेटर के बीच है। वहां पर आपके पास सीरस फ्लूइड होती है जिसके थ्रू आपके पास ये कहीं ना कहीं भरा हुआ होता है। सीरस फ्लूइड का मतलब हुआ जिस पर्टिकुलर फ्लूइड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। दूसरा आता है सब एरेक्नोइड स्पेस, तो पहले पता लग गया जी एरेक्नोइड जो और जो पायामेटर होते हैं उसके बीच में आपके पास पर्टिकुलर स्पेस होती है, वहां पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको कहीं ना कहीं मूव करता हुआ दिखता है जो एज एन शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो भी आपके पास इसी सब एरेक्नोइड स्पेस के थ्रू ही आपको पास करती हुई दिखाई पड़ती है। अब ध्यान दीजिएगा, कई पर्टिकुलर डिजीजेस में जो आपके पास वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन से कॉज होती हैं, कई बार जो आपके पास प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं पर्टिकुलरली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से ध्यान दीजिएगा कई बार आपको जो हेडेक है उस हेडेक का कारण यही पर्टिकुलर मेनिंजाइटिस होती है। ध्यान दीजिएगा जो आपकी ब्रेन होती है उस ब्रेन में आपके पास में पेन को सेंस करने वाले फाइबर नहीं होते हैं। इवन तो आपने देखा होगा आपको हेडेक हो रही होती है, वो हेडेक क्यों होती है? हेडेक होने का सबसे बड़ा कारण है कि जो आपकी मेनिंजेस होती हैं, कवरिंग लेयर्स होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, चाहे वो वायरस की एंट्री की वजह से हो, चाहे बैक्टीरिया, चाहे प्रोटोजोन की एंट्री की वजह से, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको पर्टिकुलरली हेडेक होती है। कई बार ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन होती है, उस दौरान में भी पर्टिकुलर आपके पास हेडेक होती है। लेकिन ध्यान देते हुए ये चलना है कि ब्रेन में सच में पेन को सेंस करने के फाइबर नहीं होते हैं। अब एक चीज के बारे में और ध्यान देते हुए चलिएगा, ध्यान दीजिए, हमने ये शुरुआत में कहा था कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो आपके पास में पर्टिकुलर नर्व्स के थ्रू ही आपके पास काम करेगा। अब ध्यान दीजिए एक चीज के और बारे में, नर्व आपके पास या न्यूरॉन जो है जब एक बार मैच्योर हो जाती है उसके बाद अगर उसमें कभी डैमेज कॉज हो जाए तो वापस से उस पर्टिकुलर न्यूरॉन को बनाने की कैपेबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ लीस्ट रीजनरेटिव टिश्यू ऑफ योर बॉडी इज द न्यूरॉन। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन की अगर एक बार भी किसी न्यूरॉन की वर्केबिलिटी अगर स्टॉप हो गई तो उसको वापस से रिवाइव करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपकी पर्टिकुलर वो न्यूरॉन कभी भी रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती है। ये आपने पक्का से ध्यान देना। इसका मतलब जो पर्टिकुलर न्यूरॉन जिस पर्टिकुलर मसल को कभी सप्लाई कर रही होगी एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर, अगर वो न्यूरॉन डैमेज हो गई तो उस पर्टिकुलर आपके पास मसल की पैरालिसिस हो जाएगी। तो ये ध्यान देते हुए चलना है कि आपकी न्यूरॉन्स अगर एक बार फंक्शन करना बंद कर दें तो मसल भी फंक्शन करना, उस पर्टिकुलर जिस चीज को आपके पास वो न्यूरॉन सप्लाई कर रही होगी, जिस ऑर्गन को वो सप्लाई कर रही होगी, तो वो ऑर्गन भी या वो पर्टिकुलर आपके पास जगह भी कहीं ना कहीं वर्क करना आपके पास बंद कर देती है। तो ये चीज आपने कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए चलनी है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने डिविजन्स ऑफ दी पर्टिकुलरली आपके पास ह्यूमन ब्रेन के बारे में बता दिया था कि फोर ब्रेन के आपके पास तीन हिस्से आते हैं। एक आपके पास ऑल्फैक्टरी लोब है जिसको राइनोसेफेलॉन कहा था, उसके बाद सेरिब्रम आती है, डायनसेफेलॉन आती है। मिड ब्रेन में आपके पास दो हिस्से हमने पढ़े थे जहां पर आपके पास एग्जैक्टली एक ऑप्टिक लोब आया था और क्रूरा सेरिब्राई। हाइंड ब्रेन के तीन हिस्से हैं, एक आपके पॉन्स वेरोलाई आती है, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अकॉर्डिंगली मैंने ये पहले इनके नाम बता दिए हैं, आपको वो एक बार आपने लर्न करते हुए चलना है।